जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज देश के अंदर जो चर्चा का विषय है, जो मुख्य मुद्दा है, जिसमें गोदी मीडिया में और सोशल मीडिया के बीच में एक युद्ध की स्थिति भी है। गोदी मीडिया ये बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना 56 इंच का है और वो किसी से भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। और चीन को तो उन्होंने लाल आंखें दिखाकर चीन को बिल्कुल परास्त कर दिया है। ये तो गोदी मीडिया नैरेटिव चलाने का प्रयास करता है, रोज नैरेटिव चलाने का प्रयास करता है, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भी प्रयास करता है। और दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं इतिहास के अनुसार कि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, उन्होंने कभी भी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाया, वो रूस और अमेरिका की लॉबी के कभी पिछलग्गू नहीं बने। रूस के ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का पूरा सम्मान किया और अमेरिका के भी प्रेसिडेंट्स ने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान इसलिए किया कि ना हम इसकी लॉबी में गए ना उसकी लॉबी में गए, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत करीब 150 देशों का एक गुट बनाया था जिसको नॉन अलाइंड कहा था। और इन देशों का मतलब ये था कि हम 150 देश ये कोशिश करेंगे कि हम नॉन अलाइंड रहें, ना अमेरिकन लॉबी में जाएं ना रूस की लॉबी में जाएं और निष्पक्ष होके गुण दोष के आधार पर निर्णय लें कि हमें रूस के साथ खड़ा होना है या अमेरिका के साथ खड़ा होना है। इसीलिए हमारी इज्जत भी रही, क्योंकि दोनों ये समझते थे कि इतना बड़ा देशों का गुट जो गुट निरपेक्ष है, अगर ये हमारे किसी भी मुद्दे में हमारे साथ आ जाएगा तो उनको नैतिकता का भी ध्यान रखना पड़ता था और उनको एक्चुअल ऐसे मुद्दों का, क्योंकि जब ये 150 देश बैठते थे तो ये गुण दोष के आधार पर डिस्कस करते थे, डेलिबरेशन होते थे, सारे बुद्धिमान लोग जिसमें यूगोस्लाविया भी था, मिस्र भी था, इजिप्ट भी था, पैलेस्टीनियंस भी थे, भारतवर्ष भी था। ये सामूहिक निर्णय लेते थे और दबाव डालते थे जिससे वैश्विक स्थिति भी बड़ी अच्छी हो जाती थी। और आपने देखा इंदिरा जी ने 1971 में कैसे निक्सन को धता बताई थी, कैसे उनके सातवें बोड़े को परवाह न करते हुए बांग्लादेश को मुक्त कराया था और अमेरिका को यह बता दिया था कि वी आर योर फ्रेंड्स बट वी आर नॉट एंड वी आर ए सॉवरेन कंट्री एंड वी विल टेक आवर ओन डिसीजंस। ये इंदिरा जी ने बता दिया था और निक्सन भी इसलिए कुछ नहीं बोले थे क्योंकि वो जानते थे कि भारत जैसे देश से पंगा लेना उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब जो ये गोदी मीडिया के बीच में भी संघर्ष चल रहा है, सोशल मीडिया के बीच में भी संघर्ष चल रहा है कि मोदी जी का ये कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं और सत्ता पक्ष के लोग और गोदी मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, गोदी मीडिया की एक अपनी मुश्किल है, एक समस्या है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया के अगर कार्यालय में आप जाएंगे, बड़े बड़े कार्यालय हैं, बड़ी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की तनख्वाहों के एंकर्स हैं, खर्चे हैं, दुनिया भर के सैलरी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, फील्ड में जाना पड़ता है, बड़े खर्चे हैं। और उनका एक ऑल्टरनेटिव मीडिया आ गया है जो अपने घर में ही बैठ के अपना यूट्यूब में पोस्ट कर देते हैं और उनकी इनकम डिपेंडेंट इस बात पे होती है कितने व्यूअर्स आते हैं, कितने देर टिकते हैं। तो पूरा जो ऑडियंस है वो भी दो भागों में बढ़ चुका है, एक वो जो सोशल मीडिया को देखता है, यूट्यूब को देखता है और एक जो गोदी मीडिया को देखता है। अच्छा, धीरे धीरे गोदी मीडिया की पकड़ भी छूटती चली जा रही है। तो गोदी मीडिया की परिस्थिति आज के तारीख में यह है कि चार करीब 550 चैनल्स पूरे हिंदुस्तान में हैं जो इंग्लिश, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में है। उसमें केवल 4 चैनल्स ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में हैं, बाकी सब लॉसेस में चल रहे हैं और केवल प्रॉफिट में इसलिए आने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि करती है कि वो एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट करती है, उनके कॉन्क्लेव में जाती है, उन्हें कंट्रीब्यूशन देती है, इसलिए वो उन पे दबाव डाल के नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं और ये गोदी मीडिया भी रिलीजियसली उस नैरेटिव को चलाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको अपने जो ऑडियंस बेस है उसको सेटिस्फाई करना होता है और उसके हित में वो सच्चाई दिखाकर एक ऑल्टरनेटिव जो फैक्ट्स हैं उनको दिखाने का प्रयास करती है। संघर्ष जारी है। अब असली प्रश्न यह है कि मोदी जी क्या कंप्रोमाइज
प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं। भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो तो कभी पाकिस्तान यात्रा करने नहीं गए, चीन भी हार्डली कभी यात्रा करने गए। मोदी जी बहुत बार चीन भी गए, बहुत बार पाकिस्तान भी गए, बिरयानी भी खाने चले गए, लेकिन उनके भक्त ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी जो है वो तो मानते हैं जैसे वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उन पे कोई आक्षेप लगाना जो है वो बिल्कुल आसमान पे थूकना है। चलिए, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी चीज है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है कि अपने अपने दृष्टिकोण को वो प्रस्तुत करें, तो दोनों पक्ष अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले 1 साल में हुआ है, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उससे ये दिखना शुरू हो गया है कि जो भारत की एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति थी, जिसमें भारत बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ था। एक तरफ ब्रिक कंट्रीज चाहते थे कि भारत उनके अंदर उन्हें सहयोग करे, कोऑर्डिनेट करे। ब्रिक कंट्रीज में चाइना था, ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था। तो ये कोशिश करते थे, क्योंकि ये भी करीब विश्व का 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। रशिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल है और रशिया के पास बहुत ज्यादा आर्म्ड पावर है। ब्राजील भी एक बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया भी एक स्ट्रांग और बड़ी इकोनॉमी है। तो चाइना और ब्राजील और रशिया चाहते थे कि इंडिया इसके गुट पे खड़ा हो, और अमेरिका और जो वेस्टर्न लॉबी, यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाली लॉबी थी, वो चाहते थे कि भारत उनके साथ हो। अच्छा, भारत की जो असमंजस वाली स्थिति थी, पहले हमने ब्रिक कंट्रीज के माध्यम में कोशिश की कि अमेरिका के डॉलर्स के खिलाफ जो डी डॉलराइजेशन का आंदोलन चल रहा है उसमें ब्रिक्स का सहयोग करें, लेकिन बाद में अपने अपने हाथ हमने खींच लिए। और अब कुछ कारण थे, अज्ञात कारण थे, किस कारण से अमेरिका के दबाव में हम आ गए। अमेरिका ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर टैरिफ लगा दिए। अच्छा, चाइना जैसे कंट्रीज या ब्राजील जैसे कंट्री उसके आगे नहीं झुके। बहुत सारे देश ऐसे थे विश्व के जिन्होंने दबाव में आके ट्रेड डील कर ली, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने ट्रेड डील नहीं की। अच्छा, भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई, जो अभी 10-15 दिन पहले हुई, उसके जो आउटलाइन आया है, अभी सिग्नेचर उसके नहीं हुए हैं, फाइनल उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया है कि फाइनली क्या हुआ है, लेकिन जो आभास मिलता है उसके हिसाब से ट्रेड डील जो उन्होंने की है, और ये कहा कि पहले 3% का जो टैरिफ होता था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 50% कर दिया था, उसको घटा के 18% कर दिया। भारत के गोदी मीडिया को यह मौका मिल गया कि हमने 50% से 18% करा दिया, लेकिन यह वास्तविकता थी कि जो 3% था उसको 18% कर दिया। और अमेरिका जो जो सामान भारत के अंदर भेजेगा, कोई भी सामान भेजेगा, उसमें 0% टैक्स हो जाएगा। तो जब 0% टैक्स हो जाएगा, जो ऑन एन एवरेज 30% टैक्स था, कुछ चीजों में तो 100% था, तो भारत को बहुत ज्यादा टैरिफ से पैसा कमाने का मौका मिलता था, वो पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन अब गोदी मीडिया की तो मजबूरी है, उसे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स लेने हैं, दिखाना पड़ता है कि बहुत बढ़िया निर्णय है और राजा जो है वो बिल्कुल सही, बहुत अच्छे निर्णय ले रहा है। अच्छा, उसके बाद टैरिफ का डर दिखा के उसने कुछ देशों को दबा के ट्रेड डील कर ली। अच्छा, वो ट्रेड डील जो है वो भारत के हित के खिलाफ हो गई। अब अमेरिका में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस ये इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करके डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, ये अनुचित है, और उसको स्टक डाउन कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई भारत से तो हमारी ट्रेड डील हो गई है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो ट्रेड डील से वापस जाएंगे नहीं। अब ट्रेड डील से अगर वापस नहीं जाएंगे और अमेरिका से आने वाले सामान पे हम 0% टैक्स लेंगे और अमेरिका हमसे टैक्स लेगा, और डोनाल्ड ने कह भी दिया कि भारत हमसे टैरिफ नहीं लेगा और हम उनसे टैरिफ लेंगे। इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि हमने तो कंप्रोमाइज करा लिया है और मोदी जी इस ट्रेड डील से बाहर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद उसने 10% का टैक्स और लगा दिया। तो अब मुश्किल ये है, ट्रेड डील चलिए फाइनल नहीं हुई, लेकिन अगर ये ट्रेड डील ना हुई होती और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया होता, तो शायद हम लोग नेगोशिएशन करने की स्थिति में होते। लेकिन क्योंकि ट्रेड डील के आउटकम आ गया और हमारी गोदी मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि ट्रेड डील भारत के हित हुई है और अमेरिका ने दबाव डाल के ट्रेड डील करा लिया, जबकि वास्तविकता इससे परे थी, तो अब उससे वापस भी नहीं आप जा सकते। क्योंकि ट्रेड डील अगर मान लीजिए भारत, जिसकी कोई चांस नहीं है, अगर कैंसिल कर दे, तो अब गोदी मीडिया क्या बताएगा कि जिस ट्रेड डील पे आप कह रहे थे कि ये मास्टर ऑफ, ये फादर ऑफ ऑल डील्स है और मदर ऑफ ऑल डील्स है, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स है, इसको आपने कैंसिल किया। कैंसिल आप कर नहीं सकते। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये कैंसिल नहीं होने देंगे और भारत से तो हम टैरिफ लेके रहेंगे और भारत को देना पड़ेगा। तो अब परिस्थिति ऐसी बन रही है, जो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीट हुई और उसमें क्योंकि ट्रेड डील से ध्यान हटाने के लिए वो किया गया था, उसमें आपने देखा कि 4 आईआईटीज को जितना बड़ा पेविलियन नहीं मिला था,
अपने इंस्ट्रूमेंट दिखाने का, उससे बड़ा पवेलियन गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मिला था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसे मोदी जी की सरकार ने बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खिताब दे रखा है, नैक 1 का सर्टिफिकेट भी दे रखा है, नैक ए का। और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक उनके चीन से आए हुए एक रोबोट को, एक डॉग को, रोबोट डॉग को अपना बता के और 350 का खर्चा बता के हमारे भारत की भद्द पिटवा दी। अब ये जो भद्द पिट गई है, उससे छिपाने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ यूथ कांग्रेस के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, ट्रेड डील के बारे में लिखा, अपने शर्ट्स को उतारा और आंदोलन किया, नारेबाजी की। उसी प्रकार जैसे सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के कान खोलने के लिए असेंबली के अंदर एक धुएं वाला पटाखा छोड़ा था। लेकिन मुद्दा यह है कि उनका मेन इश्यू ये नहीं था कि उन्होंने शर्ट उतारी या नहीं उतारी, उनका मुद्दा ये था कि भाई ट्रेड डील पे बात कीजिए। अच्छा, क्योंकि ट्रेड डील से हम वापस जा नहीं सकते, 10 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा ट्रेड डील में क्या है, और ट्रेड डील में पक्की बात है कि फार्मर्स पे और हमारे इंडस्ट्री पे, स्मॉल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है कि वेदर मिस्टर मोदी इज हैज कंप्रोमाइज, इज ए कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर और नॉट, 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं गोदी मीडिया इसको कैसे नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास करेगा, 10 दिन के बाद कैसे करेगा, कैसे उसको सस्टेन करेगा, अब ये देखने वाला मुद्दा होगा। लेकिन फिलहाल जो मैसेजेस मिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस प्रकार से एड्रेस किया है, उससे लगता है कि उन्होंने, जो राहुल गांधी ने कहा था कि ग्रिप जो है बहुत तगड़ी कर ली है, और ग्रिप तगड़ी करने के बाद वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और हमको उसको मानना पड़ रहा है। वो कहता है रूस से तेल नहीं खरीदोगे, हम कहते हैं नहीं खरीदेंगे। ईरान से नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदेंगे। ईरान जो वहां का पूरा आवागमन के लिए जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है, जिससे तेल की कीमतों में भी बढ़ाव होगा, क्योंकि तेल को डाइवर्ट करके बहुत लंबे रास्ते से लाना पड़ेगा, तो तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। और ईरान और अमेरिका के बीच में भी तनाव की स्थिति है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हैं, बट द मंथ ऑफ मार्च विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ट्रेड डील की फाइनल डील्स भी आ जाएंगी, तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, भारत के अंदर फाइनली ट्रेड डील का क्या इंपैक्ट होगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट वी हैव टू वेट फॉर अनदर 20 डेज। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।